Good observation. शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण अष्टमी दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 चरक शारीरस्थान अध्याय 6। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान्। द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते। आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति 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 ही। तो ठीक है, इसमें धन्वंतरि के इस पिक्चर में जलों का और ये नहीं है। ये आहार परिणाम करास्तु इमे भावा भवन्ति तद्यथा ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेहः कालः समयोगश्च। तो ये आहार परिणाम कर भाव बताए गए हैं। तो पहला अग्नि है, वो सबसे प्रधान अहम इस प्रकार का रहेगा। फिर वायु भी इस प्रकार से बताया गया है और 1/3 आमाशय का भाग रिक्त रखना चाहिए दोषों के संचरण के लिए। उसमें प्रमुखता से वायु का संचरण अपेक्षित है। और क्लेद स्नेह वायु ये एक दूसरे से थोड़े अपोजिट इस प्रकार के हैं, फिर भी संतुलित होते हुए वो पचन में सहायता करते हैं। तो क्लेद को अलग किया है, स्नेह को भी अलग किया है। तो स्नेह घृत या तेल के रूप से अपेक्षित है और क्लेद जो है वो पानी की वजह से अपेक्षित इस प्रकार का है। काल उसको कुछ ना कुछ तो लगता ही है। और भावी साठी का जो प्रयोग था, प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग, ऐसा उनका MASC का थीसिस था। और वो नांदेड़ में थे, वार्ड बॉयज को देखते थे तो वो अन्न पर टूट पड़ते थे। तो उनको बताया गया है कि जो भी कुछ खाना लेना है, पानी लेना है, वो एक साथ में ले लो, फिर से दूसरी बार नहीं लेना है। उसका वजन करवाते थे और फिर जो शेष रह गया खाना खाने के बाद उसका वजन फिर से करवाते, थाली और पानी वगैरह का। तो उसके आधार पर कितना शरीर में गया ये मालूम होता था और हर 1 घंटे के बाद वजन करते रहते। तो उनका कहना था कि अगर 1 किलो अन्न सेवन किया गया है तो 3 घंटों में वो फिर से कम हो जाता है, वजन उसका शक्ति में रूपांतर हो जाता है। और जो अग्निमांद्य के मरीज है उनमें 5-5, 6-6 घंटे तक भी वजन कम नहीं होता है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य ये उनका टाइटल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अग्निमांद्य केवल एक कारण नहीं है, ये सभी कारण है।
तो प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग पचन और डाइजेशन ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक अनूठा प्रोजेक्ट इस प्रकार का है, काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो क्लेद, स्नेह, वायु, ऊष्मा और काल और इन सभी का समयोग ये होना, जो आहार विधि विशेषायतन में बात जो कही गई है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और तन्मना भुंजी, तो ये जो बात बताई गई है वो आवश्यक इस प्रकार के रहेगी। तत्र तो खलु येषाम् ऊष्मादीनाम् आहार परिणामकराणां भावानां इमे कर्म विशेषा भवन्ति। तो ये आहार परिणाम कर जो भाव है उनके ये कर्म विशेष इस प्रकार के हो जाते हैं। तो शर्काचार्य खुद ही उसके बारे में ऊष्मा पचती, तो ऊष्मा जो है उसका पचन करता है। तो ये मेन कर्म इस प्रकार का है। पचन का मतलब परिवर्तन करना, परिणमन करना, और ये सृष्टि विशिष्ट भावों से शरीर विशिष्ट या व्यक्ति विशिष्ट भावों में परिवर्तित करना। इसमें सार किट्ट विभाजन होता रहता है, सार का शोषण किया जाता है और किट्ट से मल बनकर उसको बाहर फेंका जाता है। वायु अपकर्षति, अन्नमादान कर्मा तो वायु कोष्ठम प्राण कोष्ठे प्रकर्षति। तो उसको ले जाना, अंदर ले जाना ये काम वायु का इस प्रकार का है। तो कोष्ठ में उसको लेके जाना, फिर जहां जो कार्य है वो कार्य पूरा होने के बाद उसको आगे भी लेके जाना, ये भी वायु का इस प्रकार का काम होगा। क्लेदः शैथिल्यम आपादयति। तो क्लेद से शैथिल्य निर्माण होता है और शिथिलता जब होती है तो पचने में आसानी होती है। अगर दाल अच्छी तरीके से पकती नहीं है तो उसको भिगो के रखते हैं 1-2-3 घंटा, और फिर अगर पचाते हैं तो जल्दी पक जाती है। तो ये शैथिल्य विकलितीकरण इस प्रकार का स्नेह जल से होता है। तो क्लेदः शैथिल्यम आपादयति। उसी प्रकार खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो उससे शैथिल्य बनता रहेगा और फिर पचन में सहायता होगी। स्नेहो मार्दवम जनयति। स्नेह जो है वो मार्दव निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो काठिन्य उसमें जो है उसको ब्रेक करने का, उसको तोड़ने का काम स्नेह करता है। कई कई घरों में जब दाल पकाते हैं उसमें पानी के साथ थोड़ा तेल भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो ये मार्दव करने में इस प्रकार से सहायभूत इस प्रकार का। और बाद में पक जाने के बाद भी हम तड़का देते हैं तो स्नेह का प्रयोग होता ही है। कालः पर्याप्तिम अविनिर्वर्तयति। उसका जो पचन होना है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होना है वो निर्माण करने में काल सहायता करता है। समयोगस्तु येषां परिणाम धातु साम्य ग्रह संपद्यते। और इन सभी का समयोग अगर हो तो वो परिणाम धातु साम्य कर अंततः उससे धातु साम्य निर्माण होता रहेगा, ये बात रहेगी। और इस तरीके से परंपरा से वही आहार बरसों बरसों तक लेने वाले लोग पहले जमाने में थे, अभी नहीं रहे। अभी बदलता मेनू बदलते पदार्थ ये ज्यादा प्रचलन में आ गया, लेकिन उनका बरसों बरसों तक स्वास्थ्य बना रहता था, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं आता था। समय पे खाना खाते थे, जो रोज का खाना है वही खाते थे, दाल रोटी सब्जी चावल वगैरह इस प्रकार से। और कहीं उत्सव वगैरह है फेस्टिवल्स है तो फिर कुछ खाना अलग हो जाता था, नहीं तो यही खाना बरसों बरसों तक चलता रहता था और उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती थी। अच्छी तरीके से लंबी दीर्घायु और आरोग्य संपन्न आयु जी लेते थे। अब ये जो सब खाने में परिवर्तन आ गया, सुबह ब्रेकफास्ट आ गया, उसमें तरह तरह के पदार्थ आ गए, कुछ लोगों के घर में रात में भी ब्रेकफास्ट जैसा माहौल है, कुछ भी बनाते हैं और हर रोज बदलता मेनू रहता है। तो ये सब गलत बातें इस प्रकार की है। तो अगर हम धातु साम्य चाहते हैं तो जो साथ में है हमारे लिए वही खाना
बरसों बरसों तक खाते रहे। अगर अपवाद करना है तो चंद ही कुछ दिनों में, बरसों में अपवाद करना है, बाकी तो यही खाना लेते रहना है, तो धातु साम्य बना रहेगा और तबीयत अच्छी रहेगी। परिणमतः तो आहारस्य गुणाः शारीरगुणभावं शरीरगुणभावम् आपद्यन्ते यथास्मम् अविरुद्धाः। तो परिणत जो आहार हो गया उसका परिणमतः, ये तो धातु साधित विशेषण इस प्रकार का हो जाएगा, जो परिणमन होने वाला है, हो रहा है इस प्रकार का। तो आहार के गुण शरीर गुण भावों आपद्यन्ते यथास्वम अविरुद्धाः, तो उनके जो अविरुद्ध इस प्रकार के गुण हैं उनसे मिलजुल जाते हैं, तो उन्हीं में परिवर्तित होते रहते हैं। विरुद्धाश्च विहन्युः विहताश्च विरोधिभिः शरीरम्। अगर विरुद्ध है तो नाश करते हैं शरीर गुणों का इस प्रकार का। विहताश्च विरोधिभिः शरीरम्, और इस प्रकार से विहत हो गए तो विरोध के कारण शरीर का नाश इस प्रकार का करते हैं। यथा आहारस्य कठिनो भागो मांसस्थ्यादि कठिन भाग पोषको भवति, द्रवांशस्तु शोणितादि रूपो भवति इत्यर्थः। विरुद्धाश्च विहन्य इति शरीरगुण विरुद्धास्तु आहारगुणाः विहन्युः ह्रासयेयुः इत्यर्थः। अतः ते शरीरगुणाः आहारगुणविहताः सन्तः किं कुर्वन्ति इति विहता इत्यादि। विहतास्तु विरोधिभिः शरीरं विहन्युः इति योजना। विरोधिभिः इति विपरीते आहारगुणैः विहता इति क्षयं नीताः, किमा विरोधिभिः इति यथा दुग्धमत्स्यादिविरुद्धाहारैः विहताः शरीरगुणाः शरीरं हन्युः चकारात् विरुद्धगुणैश्च क्षयं नीताः शरीरं हन्युः इति दर्शयति। तो विरोधी आहार वगैरह इस प्रकार के जो है वो शरीर गुणों को नष्ट कर देता है और फिर उसके शरीर ही विनष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो जो खाना हम खाते हैं वो शरीर भावों में परिणत इस प्रकार का हो जाता है। और एक अजीब बात है कि जिस जाति का प्राणी हो उस जाति के रस रक्तादि धातु उसमें से बनते हैं। जो खाना हम खा रहे हैं वही खाना अगर कुत्ता खा रहा है, बिल्ली खा रहा है, तो उसके खाने से उसके शरीर के जो धातु है वो बनेंगे। तो ये निश्चित ऐसा नहीं है कि इससे ये बनेगा। हर प्राणी की खासियत इस प्रकार की रहेगी, वो जो खाना खाएगा वो उसके शरीर धातु में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाएगा। अभी मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में हमारे शरीर में ये स्राव होते रहते हैं, आमाशय से लेकर या लाला स्राव से लेकर डिओडिनम तक इस प्रकार से। और हर एक स्राव की खासियत है, वो आहार में से किसी भाव का पचन इस प्रकार का करता है और फिर उसको किसी भाव में परिवर्तित इस प्रकार का कर लेता है। आगे क्या होता है उसके बारे में तो बताते नहीं है। हमारे यहाँ गुणों के आधार पर हम किस शारीर भाव में परिणत हो जाएंगे ये बता सकते हैं। और फिर भी अग्नि हमारी अलग कंसेप्ट है। त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा नल शब्दितम, तो स्राव होता है, पित्त का भी स्राव होता है इस प्रकार से, या इस प्रकार से कफ का भी स्राव होता है। लेकिन त्यक्त द्रवत्वम, उसमें से द्रवता छोड़ी जाती है और सिर्फ अग्नि जो है वो पाचन करता रहता है। ये काफी अलग बात है मॉडर्न फिजियोलॉजी के सिलसिले में। वैसे भी देखा जाए तो भोजन आदौ भोजन मध्य भोजनांत क्या क्या लेना है ये अलग तरीके से बताते हैं। अब जब हम मानते हैं कि आमाशय में चर्निंग मूवमेंट हो जाती है स्टमक में, तो कुछ भी चीज कभी भी खाओ, शुरू में खाओ, अंत में खाओ, मध्य में खाओ, फिर भी वो चर्निंग हो जाएगा तो सब घुल मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन ये तो बताते हैं कि अपान काल है, व्यानोदान काल है, समान काल है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे हिसाब में
जब खाना खाने से पहले कुछ खाएंगे तो उसका अपान पर इफेक्ट करेगा, खाना खाने के बाद में खाएंगे तो उसका इफेक्ट व्यान उदान पर पड़ेगा। और खाना खाने के बीच में अगर कुछ लेते हैं, रसों का संबंध हो या कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो उसका संबंध उसमें पड़ेगा। तो ये चर्निंग वाली जो बात है वो कितने हद तक सही है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि आहार पांचभौतिक है, शरीर पांचभौतिक है, लेकिन ये पंचमहाभूतों के विकार अलग अलग है। तो वहां से उसका विघटन होना शुरू होता है पंचमहाभूत विकारों का, आहार के। और एक मध्य स्थिति आ जाती है। और फिर उससे शारीर पंचभौतिक पंचमहाभूत तैयार होने लगते हैं। यहाँ तो ठीक दिख रहा है साउंड जो है वो, तो रिजॉइन करो। तो ये बात होती रहती है कि उससे फिर से सिंथेसिस आरंभ होता है, और वो हर प्राणी के अनुसार अलग अलग इस प्रकार का होता जाता है। तो इसीलिए अग्नि ये प्रधान है। और त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा नल शब्दितम, वो स्राव को छोड़ देते हैं, इस प्रकार के बताते हैं। एक थोड़ा अजीब प्रेफरेंस कामला में आता है, रुद्रपद कामला में, कि यकृत समन्तात् कोष्ठंच तथांतराणि समाश्रिता उन्दुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। ये मलधरा कला यकृत समन्तात् कोष्ठ इस प्रकार से व्याप्त है, तो यकृत भी उसमें शामिल इस प्रकार का है। और रुद्धवत कामला में जब कफ से पित्त का अवरोध इस प्रकार का हो जाता है, तो श्वेतवर्चा तदा नरः, कि श्वेतवर्चा इस प्रकार का नर हो जाता है, पूरी श्वेत वर्ण का होता है। अब उस कफ को अगर हम निकाल देंगे, दूर करेंगे, ये जो प्रत्यवाय है उसका दूर करेंगे, तो श्लेष्मणारुद्ध मार्गंतम पित्तम कफहर, तो कफहर पदार्थों से उस पित्त को जीतना है। और पुरुषे पित्त रंजित है, पूर्वक कामली को विधि। और एक बार इस प्रकार का पित्त फिर से कोष्ठ में आने लगेगा, और पुरुष का रंजन पित्त से हो रहा है इस प्रकार से, तो पूर्वक कामली को विधि। तो पूर्व जो बहुपित्ता कामला का जो विधि है वो उसमें करना है, क्योंकि बिलोरुबिन अभी भी है इस प्रकार का है। तो ये बात इसमें है कि पित्त का रोल क्या है और अग्नि का रोल क्या है। वास्तव में न पित्त व्यतिरिक्त अन्य अग्नि उपलब्ध थे। पित्त माध्यम है अग्नि का, उसके जरिए वो व्यक्त होता है। लेकिन अग्नि का कार्य पचन है, और जो इस प्रकार का द्रव पित्त रहेगा उसका कार्य, खास करके ये कोष्ठस्थ इस प्रकार के पित्त का कार्य पुरुष का रंजन करना है। तो ये जो रंजन की प्रक्रिया है वो पुरुष के लिए पीला वर्ण प्राप्त होना, पीत वर्ण प्राप्त होना, मूत्र में थोड़ा पीला वर्ण आता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा है इस प्रकार से। और सारपित्त विभाजन जब हो जाता है, आहार रस बनता है, तो ये पित्त मल स्वरूप इस प्रकार का होने के कारण बाहर निकल जाता है। कफ पित्तम मलाकेशु परस्वेदो नखरो मच, तो कफ और पित्त ये रस और रक्त के मल बताए गए हैं। तो मल है तो उनको बाहर जाना है। कैसे बाहर जाते हैं, तो पुरुष का रंजन पित्त करता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। कफ के बारे में भी इसी प्रकार से कुछ सोचना चाहिए। ये सिंघाणक मल वगैरह, जो कर्णमल वगैरह जो है, वो सभी मांसमल बताए गए हैं, या श्लेष्माण का श्रुति ये जो बात बताते रहते हैं उसके जरिए वो बाहर निकलता रहता है।
तो एक बात जो ये कहते थे, मामा गोखले कहते थे, उनके हिसाब में प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, इनमें कफ पित्त की निर्मिति नहीं होती थी, ऐसा उनका कहना था। उदीर्यते, यहाँ पे उसका जो प्रयोग है, तो उदीर्यते शब्द का प्रयोग चरक में है। तो उदीर्यते का मतलब निर्माण होता होगा ऐसा नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि केवल जो है वो उदीरित हो जाता है। लेकिन सुश्रुत में जो रेफरेंस है आमाशय संभवती श्लेष्मा मधुर शीतलहा, वहां संभवती शब्द का प्रयोग है, क्रियापद का प्रयोग है। तो संभवती का मतलब होगा कि उत्पन्न होता है इस प्रकार से। और ये जाहिर है कि दोषों का निर्माण महाश्रुतस में ही होना जरूरी, इस प्रकार का वो महत्वपूर्ण है हमारे हिसाब में। और उनके जो व्यापार है दोषों के, वो इस प्रकार से सारभूत दोषों से बनेंगे, और ये दोष अन्नपचन प्रक्रिया में बनते होंगे। वायु के बारे में संदेह नहीं है, पक्वाशयंत प्राप्त शोष्यमाणस्य वन्येन परिपिंडित पक्वस्य वायुस्यात् कटुभावतः। तो कट अवस्था पाक होता है तो उसमें वायु की निर्मिति होती है, लेकिन मधुर अवस्था पाक में कफ की निर्मिति और अम्ल अवस्था पाक में पित्त की निर्मिति, ये एक मामा गोखले छोड़कर बाकी सभी लोग मान्य करते हैं। वेणुमाधव शास्त्री, जोशी, बागेवाड़ीकर, कोल्हटकर सभी ये मान्य करते हैं कि उसी में कफ की निर्मिति या पित्त की निर्मिति होती है। लेकिन मामा गोखले का मत अलग था इस प्रकार से। और दूसरी बात, कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो नखरो मच, यहाँ पे कफ या पित्त की निर्मिति होती है तो मल स्वरूप निर्मिति है, जिसको मामा गोखले मानते थे। और ये मल स्वरूप होने का कारण बाहर निकल जाने चाहिए, वो शरीर के व्यापार जो भी पित्त और कफ के कार्य शरीर में है, वो सभी करने के लिए ये नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे सूत्रों के आधार पर पचन की प्रक्रिया को एक बार अच्छी तरीके से देखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। शरीर गुणाः पुनः द्विविधाः संग्रहेण, मूलभूताः प्रसाद मलभूताः प्रसादभूताश्च। त्या स्थानात त्या दोषांचा प्राधान्य आहे व त्यामुळे आलेल्या पदार्थावर त्या दोषांचा जास्त परिणाम व कार्य होईल, उदीरण जास्त होईल, ते दोष म्हणजे त्यातील ठराविक महाभूताग्नि। ये तो अंत का नहीं कल समझ में आ रहा है। ये बात सही है कि उनमें दोषों का प्राबल्य है और मधुर अवस्था पाक बन जाता है सभी रसों का। तो मधुर बन जाता है तो मधुर कफ निर्माण करने वाला है। अन्य तो कुर्वते, इसके आधार पर मधुर रस कफ को निर्माण करने वाला है, तो इससे जाहिर है कि उसमें कफ निर्माण होगा। उस स्थान में है स्थान महिमना, उसमें कफ निर्माण हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो भोजन के उपरांत पहला जो काल होगा वो कफ का काल इस प्रकार का बताया जाता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हम खाना लेते हैं जो गुरु वगैरह इस प्रकार का होता है, और फिर इसमें से जो कफ बनता है तो वो भी कफ काल के हिसाब से अच्छा होता है। और जब लक्षण कफ काल में बढ़ते हैं, खाना खाने के बाद बढ़ते हैं, तो उसमें कफ की वृद्धि होती है, इसलिए वो बढ़ते हैं। तो स्पष्ट है कि उस काल में कफ बढ़ता है, केवल उसका उदीरण होता है ऐसा नहीं। और वही स्थिति पित्त के बारे में है, जो पचन का मध्य समय इस प्रकार का है, उसमें अम्ल अवस्थापाक हो जाता है जो पित्त को निर्माण करने वाला है। जैसे मधुर रस कफ को निर्माण करने वाला है, वैसे अम्ल रस पित्त को निर्माण करने वाला है, तो उससे पित्त बनता है। और फिर वो बाकी जो पित्त है उनका पोषण उसी के जरिए होता है। बाकी जो कफ है उसका पोषण उसी से
ये आमाशयोद्भव इस प्रकार का जो कफ है उससे होता है, उनके सभी कार्य इसके जरिए चलते हैं। तो ये सारभूत है। कहने का मतलब है कि ये जो कफ और पित्त निर्माण होते हैं या फिर अंततः वायु निर्माण होते हैं, ये सारभूत इस प्रकार के हैं। जो कफ रस का मल कफ और पित्त का मल रक्त का मल पित्त जो निर्माण होते हैं मलभूत इस प्रकार के हैं, और वो प्राकृत कर्म करने में सक्षम नहीं रहेंगे। मलों का कार्य मलों से ज्यादा जुड़ा इस प्रकार का होगा। तो उस दृष्टि से उसको देखना उचित इस प्रकार का रहेगा। दोषांत पण अग्नि असू शकतो का? होता है। स्वाग्नि पश्चिमान सभी भाव होते रहते हैं, तो वो अपने हिस्से को पचन कर लेता है इस प्रकार से। तो ये नेचुरल है कि छह रसों का हम सेवन कर रहे हैं, सभी का मधुर अवस्था पाक अम्ल अवस्था पाक हो रहा है, सभी रसों का। विपाक एक अलग बात है। तो जाठरेणाग्निना योगात् यदुतेति रसांतनम रसानाम परिणामम, रसों का परिणमन जब अंत में होता है तब ये विपाक की बात की जाती है। तो विपाक और ये अवस्थापाक इनमें अंतर है। अवस्थापाक सभी रसों का एक ही होगा, मधुर होगा, अम्ल होगा, कटु होगा। विपाक हर रस के अनुसार अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे, और वो तीन इसी प्रकार के हैं। मधुर, अम्ल और कटु, लेकिन दोनों का समय अलग अलग है। अवस्थापाक शुरू में ही होगा, भोजन जैसे पचन भोजन का प्रारंभ हुआ तो उसमें अवस्थापाक निर्माण होते रहेंगे। भोजन पचन पूर्ण होने के बाद विपाक निर्माण होगा, और ये अलग बात है। तो इसमें काफी गलत सहमियां है लोगों के समझ में, और अध्यापकों के समझ में ही है, तो छात्रों के समझ में तो हो नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बोला वो जास्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। मलभूताः प्रसादभूताश्च तत्र मलभूतास्ते ये शरीर से आबाधकरा स्युः। तो मलभूत जो है वो शरीर को बाधा निर्माण करने वाले इस प्रकार का है। तद यथा शरीर छिद्रेषु उपदेहाः पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वातपित्तश्लेष्माणाः ये चान्येऽपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते सर्वांस्तान् मले संचक्ष्मे। तो शरीर छिद्रेषु उपदेहाः, चाहे रोमकूप वगैरह इस प्रकार की बात हो या फिर कर्ण नासा वगैरह इस प्रकार के छिद्र हो। पृथक जन्मानः बहिर्मुखाः, अलग जिनका जन्म है और बहिर्मुख होते हैं। परिपक्वाश्च धातवः, अगर धातु परिपक्व हो जाते हैं तो वे मल बन जाते हैं। प्रकुपिताश्च वातपित्त श्लेष्माणः, और प्रकुपित वातपित्त कफ ये भी मल बन जाते हैं। ये चान्ये भी केचित शरीर तिष्ठन्तो भावा शरीर से उपघाता उपपद्यन्ते, और दूसरे भी जो भी भाव शरीर में स्थित रहते हैं, जो शरीर के उपघात के लिए कारण हो जाते हैं, सर्वांस्तान मले संचक्ष में है, उन सभी को मल में हम गिनते हैं। इतना वस्तु प्रसाद है, और जो शरीर में उपकारक है उनको सभी को इतर जो भाव है उसको प्रसाद में गुर्वादिंश द्रवांतान गुण भेदेन रसादिंश शुक्रांतान द्रव्य भेदेन। तो गुर्वादि और द्रवांत ये जो है ये सब गुण भेदेन, रसादिंश शुक्रांतान द्रव्य भेदेन, और रस से शुक्र तक ये जो है द्रव्य भेदेन इस प्रकार से। तो यहाँ एक अहम भूमिका है कि गुण द्रव्याश्रय है, फिर भी गुणों को अलग महत्व इसमें दिया गया है। और शरीर गुण, प्रसाद गुण, मल गुण वगैरह, मलभूत इस प्रकार से गुणों के बारे में भी मल और प्रसाद इस प्रकार की बात करते हैं। द्रव्यों में तो हम ये समझ लेते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से परिणत हुए आहार के जो प्रसाद रूप हो, मल रूप हो, उसके गुण होते हैं, और ये मल स्वरूप इस प्रकार के माने जाते हैं। और पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः कि कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो न करो मच, ये जो
मल बताए गए हैं धातुओं के, ये बहिर्मुख है, वो बाहर निकलने वाले इस प्रकार के हैं। परिपक्वाश्च धातवः, धातु अगर परिपक्व हो जाता है, उनका परिणमन अपने अपने अग्नि से होता रहता है, तो वो भी मल स्वरूप बन जाते हैं। अब इनको बाहर कैसे निकाला जाता है, ये एक अलग तरीका इस प्रकार का है। मॉडर्न फिजियोलॉजी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन प्लीहा में हो जाता है, उसमें से हीमोग्लोबिन वापस लिया जाता है और उससे फिर से आरबीसी बनते रहते हैं। और अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल तैयार होगा हर धातुओं में इस प्रकार का, वो वेस्ट मटेरियल, उसके जो मल है वो बाहर निकाले जाएंगे, तो इसमें भी पित्त बनेगा। रक्त का इस प्रकार से पचन होते हैं, रक्त पोषक अंश पर रक्त धातु बनने की क्रिया होगी और उसका पचन होगा, स्थायी रक्त बनेगा, पोषक मांस बनेगा और रक्तमल कफ पित्त बनेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से धातुओं के इस प्रकार के जो मल बनते जाएंगे वो बाहर निकाले जाएंगे। अब परिपक्व धातु हो जाएंगे तो शायद उनका परिवर्तन मल में ही होगा, क्योंकि वहां बाहर निकालने की सुविधा है। जो हम आहार ले रहे हैं उसमें सारा किट्ट भोजन हो जाएगा, तो फिर द्रव किट्ट घन किट्ट होकर आगे पुरुष और मूत्र बनेंगे, उसको बाहर निकाला जाएगा। तो जो जो मल स्वरूप भाव है वो इस तरीके से बाहर निकाले जाएंगे, और जो प्रसाद भूत है उसका शरीर में कार्य होता रहेगा, स्वास्थ्य संबद्ध इस प्रकार का। तो प्रकृताश्च वातपित्त श्लेष्माण भी मल स्वरूप बताए गए, ये काफी अलग। परिपक्वाश्च धातु प्रकृताश्च वातपित्त श्लेष्माण, तो वो अपनी मात्रा से ज्यादा इस प्रकार का है, तो ज्यादा वाला जो अंश है वो मल स्वरूप इस प्रकार का है, और उसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल ही देना है इस प्रकार से। तो अगर कम मात्रा में है, थोड़े थोड़े अपने आप निकल जाते हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन ज्यादा मात्रा में है तो शोधन करना पड़ेगा। मैंने एक एलोपैथी डॉक्टर से एक लेख मराठी में आया था वृत्तपत्र में, कि पेट में गैसेस होना और वो निकलते रहना, तो 20 लीटर करीबन वायु शरीर में से निकलता रहता है, ऐसा उनका कहना था। अब इसमें एक बात ऐसी है कि सांस लेना और अन्न लेना, ये दोनों प्राणवायु के अधीन इस प्रकार के हैं, दोनों कर्म प्राणवायु करता है। अब मॉडर्न फिजियोलॉजी तो मानती है कि जब अन्न जा रहा है तो ये बंद हो जाता है, उसका श्वसन का मार्ग जो है वो, और जो श्वसन लेते रहते हैं तो उस समय में ये खाना नहीं लिया जाता इस प्रकार से। लेकिन ये अंतर बहुत ही छोटा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि श्वसन बंद रहा है, चालू है, चालू बंद रहा है, चालू रहा है इस प्रकार से। लेकिन हवा निगली जा सकती है, खास करके अगर नासा में अवरोध है तो खाना खाते समय हवा भी शरीर में चली जाती है, पेट में चली जाती है, और फिर उसके जरिए फ्लैटुलेंस या अधमान इस प्रकार का होता रहता है। शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इस प्रकार का जो अतिरिक्त वायु है उसको निकाल देना है, तो उद्गार के जरिए या फिर अधोवात प्रवृत्ति के जरिए उस वायु को बाहर निकाला जाता है। और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचता है, उद्गार शुद्धि जो बात बताई गई है पचन के, वचन का एक लक्षण करके, तो वहां पे जो वायु आमाशय में है उसको ऊर्ध्व दिशा से बाहर निकाला जाता है, और जो नीचे आंतों में वायु है उसको गुद मार्ग से बाहर निकाला जाता है। कहाँ कहाँ ये भी देखा जाता है कि योनि मार्ग से भी वायु निकलता है, मूत्र मार्ग से भी वायु निकलता है। ये रेयर है लेकिन दिखाई देता है इस प्रकार, कुछ मरीज बताते हैं इस प्रकार से।
तो ये अपानम अनुलोम, ये अपान का अनुलोमन करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो ये मल स्वरूप है और प्रकुपित है। इस वायु का आत्मान के जरिए होने वाले वायु का रोगों में रोल है क्या, वात व्याधि में रोल है क्या, तो है। जब हम अनुलोमन की बात करते हैं तो पहले ये कोष्ठस्थ वायु बाहर निकल जाता है, फिर दूसरे जगह से वायु कोष्ठ में आने लगता है। म्हणून वारंवार शरीर शुद्धि सांगितली है ऋतु के अनुसार, या फिर एक बार लंघन करेंगे तो ये अतिरिक्त दोषों का शमन इस प्रकार का हो जाएगा। मैंने भी काफी सोचा लेकिन हुआ नहीं है मुझसे अभी तक ये एकादशी को लंघन करना। अर्थात मैं रेगुलर उपवास नहीं करूंगा, दूध पीऊंगा, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ है। तो 15 दिन में एक बार इस प्रकार का लंघन करते हैं तो दोषों का पचन होने में अवकाश मिल जाता है। तो कोष्ठस्थ वायु इस प्रकार का आत्मान है, उसके जरिए शूल हो सकता है, उसके जरिए रुद्रोग हो सकता है, सांस फूलती है वगैरह वगैरह। और ये जैसे आत्मान कम हो जाता है तो तकलीफें जो है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति रहेगी तो वो कोष्ठ से शाखा मर्मा से संधि में जाकर कुछ तकलीफ कर सकता है। तो बेटर ऑप्शन है कि उसका अनुलोमन कम से कम होता रहे। इस प्रकार के जो अतिरिक्त संचित वायु है उसका अनुलोमन तो कम से कम होता रहे, ताकि वो पीड़ा नहीं दे। तो कुछ हद तक इसका अन्य स्थित वायु से संबंध हो सकता है। और तरीका, जब अन्य स्थान में वायु है, शाखाओं में है, मर्म मर्म अस्थि संधि में है, तो उसका तरीका कोष्ठ में लाओ, कोष्ठ से बाहर निकालो, वहां से तो बाहर नहीं निकालते। अस्थिगतवाद की एक कंडीशन बताई गई है, चूषेयत पवनो बलि, पवनम बलि। बड़ा अजीब तरीका है वहां पे कि अस्थि में छेद करना है और वहां का जो वायु है उसको चूस कर बाहर निकालना है। इस प्रकार से ये तो कभी देखा नहीं है इस प्रकार का, इतना अस्थि में शूल है कि उसमें छेद करके वायु निकालना पड़ता है, उसमें से आसानी से वो कोष्ठ में नहीं आता इस प्रकार से। ऑस्टियोसार्कोमा के पैसे केसेस में मैंने देखे हैं कि जब भीतर से दोष वृद्धि बहुत ही हो जाती है तो भेद अवस्था आ जाती है, अस्थि का भेद हो जाता है। और फिर जो भी संचित वहां पे दोष है वो सभी बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये खतरनाक होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा पेन इस प्रकार का होता है। पहले तो पेन बहुत ही ज्यादा होता है, ये थोड़ा निकलने के बाद पेन थोड़ा कम होता है, फिर भी पेन होता ही रहता है इस प्रकार से। तो प्रकुपित दोष ये भी मल स्वरूप है, वह प्रकृतः वातपित्त श्लेष्माणः। तो जो भी भाव शरीर से उपघाताय उपपद्यन्ते, शरीर में स्थित होकर शरीर का उपघात करेंगे, सर्वांस्तान मले संचक्ष्मय, उन सभी को मल में गिनते हैं, इस प्रकार कहते हैं। अब ये सिस्ट की बात आती है। शरीर में बहुत जगह सिस्ट बनते हैं, ओवेरी में तो कॉमन है, लिवर में भी बनते हैं, किडनी में भी बनते हैं, इस प्रकार से। तो ये सिस्ट क्यों बनते हैं? तो जिन भावों का शरीर पचन नहीं कर सकता और बाहर भी नहीं निकाल सकता, उनको क्या करेंगे, वो पीड़ा करेंगे, विघात करेंगे। तो उस दृष्टि से उनको अगर सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो तकलीफ नहीं देंगे बाकी अवयवों को। तो इस प्रकार से ओवरी में, लिवर में, किडनी में सिस्ट बन सकते हैं। तो इसमें अहम मुद्दा है कि जो भी पदार्थ हम इस प्रकार से खा रहे हैं जिनका पचन नहीं हो रहा, खास करके जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये कृत्रिम विष इस प्रकार का है, केमिकल्स है जिनका पचन शरीर में नहीं होता है इस प्रकार से। तो शरीर अगर उनको बाहर निकाल सकती है तो अलग बात है, मल मूत्र के जरिए। लेकिन अगर वो निकाले नहीं गए और ये शरीर में संचित होने लगे
तो उनको क्या करना है? तो सबसे अहम मुद्दा रहता है कि उनको एक सिस फॉर्म में बना दे, और फिर जहां जगह मिले शरीर जिसमें जहां पे रख सके वहां पे जाकर उनको रख देना है। तो कॉमन जो है वो ओवरी इस प्रकार का है। अब शादी की उम्र काफी आगे चल बढ़ चुकी है। नारी तो षोड़श है, ये जो बात कही गई थी वो षोड़श बरस में पूर्णता हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी आ जाती है। और पुराने जमाने में तो उससे पहले ही शादी हो जाती थी, उसके बाद में गर्भधारणा होती थी षोडश बरस के बाद में। लेकिन अभी 25-26 ये तो कॉमन वय है स्त्रियों के लिए शादी के लिए इस प्रकार से। तो 16 से लेकर 25-26 तक ये 9-10 बरस का फासला है। ओवम बनता रहता है, उसका कुछ होता नहीं है, निकल जाता है। तो गते पुराणे रजसी, उसी के साथ वो ओम भी चला जाता है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का ओम का निर्माण क्यों करना है अगर उसका आगे कुछ बनता नहीं है? इस तरीके से शरीर ओम बनाना ही नहीं चाहती, बनता है तो बढ़ाना नहीं चाहती, बढ़ता है तो ब्रेक नहीं होना चाहती इस प्रकार से। और इस प्रकार का ओहम बढ़कर ब्रेक नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे? तो उसको संचित करते रखते हैं ओवरी में, और ये इतने बढ़ जाते हैं कि ओवरी का कार्य ही कम हो जाता है। इस प्रकार के ओहम का निर्माण करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये मलभूत इस प्रकार के हो जाते हैं। कभी कभी ओवरी का ड्रिलिंग करके इनको निकाला जाता है। तो इसके जरिए थोड़ा लोड उसमें से जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से ओहम निर्माण होना और ब्रेक होकर बाहर निकल जाना, अब ये तो पता नहीं है कि ओहम बनेगा वो कैच किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा, और फिर वो गर्भाशय में आ जाएगा इस प्रकार से। अब जब व्यवहार होता है तो ये व्यवहार उसको उद्युक्त करता है क्या गर्भाशय में आने के लिए। और इस प्रकार से गर्भाशय में आने के बाद वो अगर फलित नहीं हुआ, गर्भधारणा नहीं रही, तो फिर रज के साथ निकल जाएगा। लेकिन अश्मरी का ऐसा ही विचार करना चाहिए क्या? हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन उसमें कफदोष का ही प्राधान्य इस प्रकार का है, और खास करके क्षार पानी में है। तो उसके जरिए अश्मरी बनने की आशंका ज्यादा इस प्रकार की रहती है। तो अभी तो मुझे मॉडर्न फिजियोलॉजी में मालूम नहीं है किस प्रकार का माहौल होता है। ये जो ओहम तैयार होता है वो शायद इस प्रकार से विवाह हो या न हो, कैच होकर फैलोपियन ट्यूब से प्रवास करते हुए गर्भाशय में आ जाता है क्या? बगैर विवाह के, या सिर्फ विवाह के साथ ही उसमें स्टिमुलस इस प्रकार का होता है? अगर विवाह नहीं होता है और वो नहीं आता है इस प्रकार से, तो वो ओवरी में ही संचित रहेगा, और फिर बढ़ गया, रप्चर हो गया तो शायद कुछ बात हो सकती है अलग इस प्रकार से। रप्चर नहीं हुआ, बढ़ गया, तो फिर शरीर उसको इसमें डाल देता है, सिस में डाल देता है। तो किसी को अगर पता है कि मॉडर्न फिजियोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में तो यहाँ पे लिख दो। ये नेचुरल प्रोसेस है क्या कि ओहम अपने आप गर्भाशय में आता है, विवाह का संबंध नहीं है। विवाह करते हैं तो निश्चित रूप से आता है, ये इस प्रकार का होगा। और जब शादी नहीं है, विवाह नहीं है, तो ये शहर वहीं पे अटकता रहेगा, ओवरी में ही रहेगा, और फिर उसको सिस्ट में डाल देंगे, और ऐसे अनेक सिस्ट बनते जाएंगे, हर महीने में एक दो या सिस्ट इस प्रकार से बनते जाएंगे। तो फिर ओवरी भर जाएगी इन सिस्ट से,
और उसका कार्य कम होता जाएगा। लेकिन ये बनता है, गर्भाशय में आता रहता है। शादी के बाद तो ये पॉसिबल है कि गर्भधारणा न हो, लेकिन ओवम गर्भाशय में आ जाएगा, तो अगले रजक काल में वो निकल जाएगा। रप्चर हुआ इस प्रकार का। लेकिन इस प्रकार से वो शरीर में अगर अब गर्भाशय में आता नहीं है, तो संभवतः वो ओवरी में ही संचित इस प्रकार का होता रहेगा। अब जो लीवर और किडनी में इस प्रकार से संचित होते रहते हैं, वो शायद रक्त से जुड़े या मेद से जुड़े इस प्रकार के भाव है। खास करके जिनका पचन नहीं हो रहा है और जो रक्त या मेद के साथ में जा रहे हैं, उनको नजदीक अवयव इस प्रकार के है कि वो लिवर में जाकर सिस्ट बना देंगे या फिर किडनी में जाकर सिस्ट बना देंगे इस प्रकार से। Ovulation is the process in which a mature egg is released from the ovary. After it is released, the egg moves down to fallopian tube and stays there for 12 to 24 hours, where it can be fertilized. तो ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है और फिर विवाह होने पर फैलोपियन ट्यूब से प्रवास करते हुए गर्भाशय में आता है। ऐसी स्थिति है क्या? और वहीं पे अगर फर्टिलाइज हो गया तो शुक्र ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में जाता है और ट्यूबल प्रेगनेंसी जो बताई जाती है वो शायद होती है इस प्रकार से। शादी नहीं है, विवाह नहीं है, लेकिन मन में मैथुन के विचार रहते हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? ये तो और मुश्किल है बताना इस प्रकार का। ये तो होता रहता है इस प्रकार से। मीन्स ओव्यूल कंपल्सरी गोज इनटू यूटेरस, ओवम, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। तुमने जो बताया वो 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और फिर फैलोपियन ट्यूब से उसको गर्भाशय में आना है, फंडस में आना है। जो शुक्र और शोणित का मिलन होता है वो गर्भाशय में होता है। क्वचित ये फैलोपियन ट्यूब में इस प्रकार का मिलन हो जाता है, तो शायद ये बात बनती है कि शुक्र वहां गर्भाशय से होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, जो खतरनाक है, फिर ऑपरेशन करना जरूरी होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन 12-24 घंटों के बाद वो खुद ट्रैवल करके गर्भाशय में अगर आता है और उस समय में विवाह हो जाता है, तो वो फर्टिलाइज होने की आशंका ज्यादा है इस प्रकार से। अब ये शादी नहीं है, विवाह नहीं है, लेकिन मन में मैथुन के विचार रहते हैं, ये भी इस तरीके से ओवम को मैच्योर करना वगैरह इस दृष्टि से काम करने वाले भाव होंगे। अब इन सभी का शारीर भावों पर किस प्रकार से परिणाम होता है? कामुक विचार अगर मन में आते रहते हैं इस प्रकार से, पुरुषों में मैस्टरबेशन हो जाता है, हस्तमैथुन हो जाता है और शुक्र निकल जाता है। स्त्रियों में ऐसे निकलने की कोई चीज नहीं है। फिर भी ये मानते हैं कि श्वेतस्राव इसका एक द्योतक माना जाता है, खास करके इस प्रकार की युवावस्था में, शादी के पूर्व। शादी के बाद में भी होता है, लेकिन ये तो श्वेतस्राव थोड़ा अलग इस प्रकार का होता है, ज्यादा पिछल इस प्रकार का होता है, उससे थकान आती है, ये एक महत्वपूर्ण है। श्वेत प्रदर जिसको कहा जाता है, ये शुक्र से जुड़ा माना जाता है और फिर उसके लिए चिकित्सा देनी पड़ती है। तो मानस भावों को ध्यान में रखना ये एक आवश्यक रहेगा। लिव्हर मध्ये सिस्ट फॉर्मेशन होत असेल तर त्याचा ट्रीटमेंटचा विचार कसा करावा?
मैं समझता हूँ कि रक्तमल निर्माण हो रहा है तो रक्त प्रसादन चिकित्सा होनी चाहिए। अब रक्त प्रसादन शीतवीर्य का कार्य है, ये एक है, करोति शिशिरम प्रधान आदनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्त पित्तयोः, इस प्रकार से। और ये नारिकेल वगैरह जो है रक्त प्रसादन करना है, ऐसे थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे तो फिर रक्त प्रसादन की चिकित्सा करेंगे। The theory produces, the ovary produces a mature egg which is called as an ovum. The egg is produced once in a month. When the egg is released and ready for fertilization, the cell living of the uterus thickens for the implantation of the fertilized egg. If the ovum gets fertilized, the zygote gets implanted. However, if fertilization doesn't occur, the egg withers away and the thick cell lining of the uterus gets removed and discharged. Discharges the contents through the birth canal. तो ये रजस्राव होता रहता है, गते पुराणे रजसी नवे चावस्थिते तथा। तो गर्भशैया को निर्माण करना ये एक गर्भाशय का कार्य है। और ओवम अपने आप फंडस में अगर चला जाता है और उस समय में ये होता है, विवाह होता है और फर्टिलाइज हो जाता है तो अलग बात है। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो भी और विवाह भी नहीं हुआ, हम बात कर रहे हैं अभी शादी के पूर्व की बात कर रहे हैं, विवाह भी नहीं होगा तो अगले रजस्राव में वो चला जाएगा। लेकिन ओम निर्माण हुआ और बाहर निकला ही नहीं, मैच्योरिटी फुल आगे ही नहीं गई इस प्रकार से, और फिर रप्चर नहीं हुआ तो फिर फैलोपियन ट्यूब्स वाला ट्यूब द्वारा उसका ग्रहण, उसको गर्भाशय में लेके जाना, ये बात नहीं हुई इस प्रकार से। तो वो ओवरी में ही स्थित होकर बढ़ता जाता है और फिर उसको कवर करने के लिए सिप्स फॉर्म में शरीर डाल देता है। तो मैं मानता हूं नी जॉइंट में सिस तो क्या विचार करें। अभी ये सभी इसी प्रकार से संधि में है तो ये मज्जा से जुड़ा इस प्रकार का है। तो संधि में इस प्रकार के दोष जा रहे हैं ऐसा सोचना है। रक्तपाचक ने पाचन करून रक्त प्रसादन द्यावे ना, दोनों साथ में भी दे सकते हैं। रक्त का पाचन करता रहना है, रक्तपाचक देना है, और रक्त प्रसादन भी उसके साथ करता रहना है। तो इस सुस का अगर पचन हो जाए और उसका मलभाव होकर वो पित्त के जरिए निकल जाए वहां से तो सिस्ट कम होंगे। अब ये ज्यादा तकलीफ वाले नहीं है इसलिए उनकी तरफ ज्यादा गंभीरता से देखा नहीं जाता। लेकिन ये बात तो सही है कि ये मलरूप है, शरीर के लिए पीड़ा कर इस प्रकार के है तो ये बाहर निकल ही जानी चाहिए। तो मेरा सुझाव है अभी की शिक्षा पद्धति में पूरी तरीके से बदलाव आना जरूरी है। पुराने जमाने में 5वें बरस के बाद शिक्षा आरंभ होती थी। ये केवल लड़कों की होती थी, लड़कियों की उस समय में नहीं थी, बहुत ही अपवादात्मक लड़कियों की शिक्षा हुई है। और 12 बरस तक शिक्षा चलती थी। तो 5वें बरस से अगर शुरू कर दिया तो 17-18 बरस तक शिक्षा पूरी हो जाती थी और वो उपजीविका के लिए काफी थी। शिक्षा का मतलब यहाँ केवल पुस्तकी शिक्षा इस प्रकार की नहीं है, वो एक अलग बात है कि वो भी करना है। खास करके ब्राह्मणों के लिए आवश्यक था कि वो अध्ययन करते रहे इस प्रकार से। लेकिन बाकी सभी वर्णों के लिए उतनी उनकी अपनी शिक्षा होती थी, चाहे कोई व्यवसाय सीखना हो, चाहे कोई कौशल्य इस प्रकार का आत्मसात करना हो। और फिर भी एक कॉमन बेस रहता था, शास्त्र विद्या कला इस प्रकार का। तो शास्त्र ग्रंथों से आता था। अस्थिमज्जा पाचक पर विचार कर सकते हैं मूल कारण को टालते हुए, सही है। तो इसमें भाषा, गणित
और तर्कशास्त्र, ये 3 मुद्दे होते थे। तो किसी भी व्यवसाय के लिए, उपजीविका के लिए गणित आवश्यक है, छोटा मोटा तो होना ही है, कि कम से कम पैसे गिनने कैसे है, गुणाकार वगैरह क्या करना है, ये तो कम से कम आना चाहिए। तर्कशास्त्र होना चाहिए, जो भी हम सोचेंगे वो लॉजिकल सोचेंगे, ये बात होनी चाहिए। और भाषा माध्यम है, कोई भी शास्त्र सीखना है तो भाषा आनी जरूरी है। तो इन तीनों के जरिए उपजीविका के जो मार्ग है वो हमें हासिल करने हैं। और कौन सा व्यवसाय, कौन सा उपजीविका का माध्यम श्रेष्ठ है, कौन सा कनिष्ठ है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चाहे चमार भी हो और नैतिकता से पैसे कमा रहा हो तो वो हमारे लिए पूजनीय है। और अनैतिकता से बहुत सारा धन कमाने वाले राजकारणी वगैरह बाकी सब लोग हमारे लिए पूजनीय नहीं होंगे, आदर का पात्र नहीं रहेंगे। तो आचरण सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से कोई भी काम छोटा बड़ा इस प्रकार का नहीं है, और जो करे वो प्रामाणिकता से करे, नैतिकता से करे, तो बात बन जाएगी इस प्रकार से। तो शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन आना जरूरी है, और शिक्षा 18 वर्ष तक पूरी हो जानी चाहिए। चाहे वो लड़कियों को भी सिखाएंगे तो भी 18 वर्ष तक ये पूरी हो जानी चाहिए। फिर लड़कों के लिए आवश्यक है कि उनकी उपजीविका बने। तो उपजीविका का जो उसने अध्ययन किया है, जो ज्ञान हासिल किया है, उसके आधार पर उसको उपजीविका शुरू होनी चाहिए। चाहे नौकरी हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे खुद का कुछ बिजनेस इस प्रकार का हो, तो उसको सेटल होने में शायद कुछ दिन लगेंगे। समटाइम्स लिवर cysts आर ऑफ इन्फेक्टिव ओरिजिन, amoebic cysts, then what to be done, आरोग्यवर्धिनी। ये मैंने पहली बार सुना है, इस प्रकार के इन्फेक्शन इसमें होते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर इस प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं तो इम्यूनिटी वाली बात ही ज्यादा अच्छी रहेगी। उनको काबू में रखने के लिए हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ाइए, ये बात अच्छी रहेगी। और एमीबिक है तो अलग है, वायरल इस प्रकार के, वायरल से बनता है मालूम नहीं मुझे, तो एंटीवायरल इस प्रकार के बारे में थोड़ा सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो शिक्षा अगर उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और लड़के को पैसा कमाने में 2-3 बरस लग जाएंगे, तो उसके शादी का उम्र 20 से 25 तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 25, उसके ज्यादा आगे नहीं जाना है। और लड़की का तो 16-18, अभी तो कानून 18 है, तो 18 लेके चलेंगे। तो ये अगर बात बनती है तो ये जो इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी वगैरह जो प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं वो नहीं होंगे इस प्रकार से। और फिर आमदनी अच्छी तरीके से होने लगेगी। ये एक अलग बात है कि इतने जल्दी शुरुआत हो जाएगी। तो हम जो शिक्षा सीख रहे हैं अभी, उसका वास्तव से व्यवहार से क्या मतलब है? किसी एक क्षेत्र में अगर आपको ज्यादा गंभीरता से अध्ययन करना है, एक्सपर्टाइज पाना है उसमें, तो बाकी पर ध्यान कम दो और उसी में ज्यादा लगे रहो। तो 12 बरस का कालावधि अच्छा है, उसमें ये बात नहीं है। बाकी सब सीखने की जरूरत है क्या, ये एक बड़ा मुसीबत का मामला है। और शिक्षा में सुधार आना जरूर इस प्रकार का है। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं आरोग्यवर्धिनी को भी कुठार वगैरह ऐसा कुछ देना है क्या इस प्रकार से। लेकिन सिस्ट का मतलब है शरीर में जो भाव नहीं चाहिए वो संचित हो रहे हैं, तो फिर उसको निकाल देना है। ये दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया ऑल्सो। या अभी जीडीपी के बारे में सोचना है, या फिर जैसे भूटान में हैप्पीनेस काउंट करते हैं, हैप्पीनेस होना है। चाहे हमारा जीडीपी अच्छा नहीं हो, लेकिन
प्रजा अगर संतुष्ट है तो वो सबसे अहम इस प्रकार की बात होती। तो एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन ये बात सही है, इससे भी मैं मानता हूँ करना चाहिए। तो ठीक है, आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।